अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज रियासत की जानिब से अपनी गलती का एतराफ़ किया गया है और रियासत की जानिब से असद तूर सहाफ़ी असद तूर के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR में लगाई गई गलत दफात की गलती का एतराफ़ किया गया है और इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट की जानिब से असद तूर की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। ये हम सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। असद तूर को गुज़श्ता माह 26 फरवरी को FIA की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। फिर उनका तकरीबन 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट की जानिब से असद तूर को इस्लामाबाद जो रावलपिंडी की अडियाला जेल में जुडिशल कर दिया गया। फिर हाई कोर्ट में ये मामला आया और हस्ब रिवायत जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपनी जो एक लेगेसी है उसको बरकरार रखा, यानी फैसला महफूज किया और कई रोज के बाद जब फैसला सुनाया तो उसमें भी रिलीफ नहीं दिया। मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट में गया और आज असद तूर की जमानत मंजूर हो गई है और इम्कान यही है कि आज शाम तक ही असद तूर रिहा हो जाएंगे। दूसरी जानब साइफर केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को के खिलाफ फैसला देने वाले जज इस वक्त खुद शिकंजे में आ चुके हैं। बड़ी संगीन मिसकंडक्ट की जो इल्जामात है वो उन पर आयद किए गए हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मामला जो इंजबाती कमेटी है उसको भिजवाया गया है और इम्कान ये है कि जज जो दिलेर जज कहते थे, जिन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं दिलेर जज हूं, तो वो दिलेर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब इस वक्त खुद कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और संगीन मिसकंडक्ट के इल्जामात उनके ऊपर हैं। मेरे साथ जिशान सैयद मौजूद है, ये ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। जिशान, पहले तो ये बताइए कि असद तूर के मामले में कहां पर गलतियां हुई, उसके बाद ये जो साइफर केस का फैसला सुनाने वाले जज हैं इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में असद तूर के मामले में गलतियां कहां पर हुई हैं। शुक्रिया सईद वली साहब। असद तूर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में वही से हम जाके शुरू करना पड़ेगा काजी फाइज ईसा से। सही। चूंकि आज़ादी इजहार राय के बड़े चैंपियन जब वो इस बड़े ओहदे पर नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस जज चल थे, रहा था। सदारती रेफरेंस था, तो और उसके बाद भी जब उमर अता बिंदियाल तक की कुर्सी या उनकी दौरे चीफ जस्टिस के चीफ दौरान। जस्टिस का दौर था, तो तब तक काजी फाइज ईसा बड़े जमहूरियत पसंद और अलमबरदार थे इंसानी हकूक के। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद उनका सारा जो जो पॉलिसी थी या उनकी जो सोच थी वो सारा कुछ बदल गया। असद तूर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनके खिलाफ बात की है, हर्ज़ सराई की है। असद तूर को 23 फरवरी को नोटिस किया गया FIA की जानिब से। असद तूर 23 फरवरी वाले नोटिस पे गया, FIA के सामने पेश हो गए और तकरीबन 10 घंटे FIA ने उसको रखा, उसके बाद उनको छोड़ दिया रात को। असद तूर बाहर निकले, अगले दिन इनको दोबारा जो है वो 26 फरवरी को असद तूर को एक और तलबी का नोटिस मिल गया। अब 26 फरवरी का जो नोटिस था उस पे जो नोटिस आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद तूर ने ईमान मजारी के जरिए एक दरख्वास्त दायर कर दी और बल्कि हम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के कोर्ट में खड़े थे साथ। उसमें असद तूर के वकील जो है उन्होंने अदालत को बताया कि ये नोटिस है, तलबी का नोटिस है और ये आप जो है FIA को हम पेश होते हैं, लेकिन FIA को आप हरासा करने से और गिरफ्तारी से रोक दें। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं रेट में आपको बेल नहीं दे सकता, बट आप FIA को मैं ये जरूर डायरेक्शन दूंगा कि आपको हरासा ना करे और आप जाए इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाए, लेकिन ये जमानत गिरफ्तारी से रोकने वाले अहकामात अभी मैं नहीं जारी कर सकता। हुआ यूं कि हाई कोर्ट ने ये कहा, असद तूर गए 26 फरवरी को, वो FIA के सामने पेश हुए, 3 से 4 घंटे उनको पहले बिठाया गया और फिर उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया गया वहां से अंदर बैठे बैठे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो नोटिस था उसमें कुछ और लिखा था, जो मुकदमा दर्ज किया उसमें कुछ और था, यानी कि बहुत बड़े ब्लंडर्स हो गए। जो सेक्शन पिका एक्ट के इस्तेमाल किए गए वो इन चीजों पे बनते ही नहीं थे, जो इल्जामात थे उन पे ये दफात बनते ही नहीं थे। सही। फिर हुआ ये कि चूंकि जब हरासगी से मुतालिक जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात थी वो तो
ज़ेर समाअत थी, क्योंकि वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं कराई थी। और ट्रायल कोर्ट में जब उनको गिरफ्तार किया गया था, पहले उनको पेश किया। पहले दिन उनका 6 रोज़ा रिमांड, जिस्मानी रिमांड, फिर उसके बाद 2 रोज़ा, फिर 2 रोज़ा, इस तरह 3 शिफ्टों में असद तूर के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उन्होंने ले लिए। अब हाई कोर्ट में 2 दिन ये केस फिर चलता रहा, बीच में 6 और 7 मार्च को, सही। और उसमें बड़ी डिटेल के साथ ये केस सुना गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत कहा था कि अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब तो हम बेल नहीं दे सकते, ये वो, लेकिन चीज को डिटेल में गए और उन्होंने ये कहा कि अगर हम तलबी के नोटिस को सस्पेंड करते तो क्या होगा। अब जाहिर है तलबी का नोटिस अगर सस्पेंड भी करते तो मुकदमा दर्ज हो चुका था, अब बंदा जो है वो ऑलरेडी अरेस्ट था। फिर 7 मार्च को ये फैसला महफूज किया गया और गुज़श्ता रोज यानी कि 15 मार्च को सेकंड टाइम में ये फैसला सुनाया गया। मतलब और जस्टिस आमिर फारूक साहब हस्ब रिवायत जो हम पीछे 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ और वो सारी चीजें देख रहे हैं, मतलब वो रियासती इदारों को पूरा मौका देते हैं, पूरा वक्त देते हैं कि वो जो मुल्जिम है उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें, एफआईआर दर्ज करें, गिरफ्तारी डाल दें और फिर उसके बाद वो अपना महफूज फैसला सुनाएं जिसका कोई फायदा भी ना हो। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से, जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, जस्टिस भी थे, तब से मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा। जब ये जस्टिस आमिर फारूक थे, सीनियर पियोनी जज थे, तो फैसल अतर वाडा, मिनल्ला साहब के दौर में। हाँ, फैसल वाडा का केस आपको याद होगा, 2.5 साल लटका रहा। लटका रहा। और फिर उसके बाद जो है ना वो केस खत्म हो गया, क्योंकि उसने सेनेट से, वो पार्लियामेंट कौमी असम्बली से इस्तीफा इस्तीफा दे दिया। दिया। ठीक है, 2.5 साल वो केस चलता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस बताऊं। जब ये चीफ जस्टिस बने, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया, आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया था। आजम स्वाति की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे बताया जाए मेरे खिलाफ कितने मुकदमात है, ताकि मैं जो मुतल्लिका कोर्ट से वहां से रुजू कर लूं। उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग के बाद जजमेंट रिजर्व कर ली। अच्छा, जजमेंट रिजर्व कर ली, पुलिस आई, आजम स्वाति को गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद से गिरफ्तारी हुई, वहां पे फिजिकल जुडिशियल रिमांड हो गया, जमानत हो गई, क्वेटा चला गया, क्वेटा से गिरफ्तारी हुई, वहां से जमानत मिल गई, जुडिशियल हो गया, फिजिकल हो गया, वहां से कराची लेके गए, वहां से कराची से भी सारा कुछ हो गया। जब ये 3 पाकिस्तान के 3 बड़े बड़े सूबों से और बड़ी बड़ी जगहों से उनकी जमानतें हो गई, वापस आया, तो तब ये फैसला आया कि आप मुतल्लिका कोर्ट से या मुतल्लिका इदारों से रुजू करें। तो ये जो जजेस इस तरह इंसाफ का या अपने इख्तियारात का इंसाफ की फराहमी की बजाय इंसाफ की ताखीर के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ जजेस के लिए कोई पकड़, वो उनकी कोई एहतसाब का हमारे पास निज़ाम नहीं है। उसके ये चीज़ें जो हैं इस तरह के गलत फैसले वो उसके मिसकंडक्ट में भी शुमार नहीं होते, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि फैसलों की बुनियाद पर आप किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर मुझे सकते। सिर्फ इतना बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जो बोटो रेफरेंस का फैसला किया, उसमें ये तो कहा गया कि फैसला गलत है, क्या उन्होंने जजेस के खिलाफ कोई हुक्म दिया? हाँ, ये भी कुछ भी नहीं। ये जजेस जो है ना, ये सिर्फ 100 कार्ड कानून की, आपको 139 में से 136 नंबर पे वैसे तो नहीं है, यही तो आपके हकीकत है, लोगों को, पूरी दुनिया को पता है। कोई बंदा अब आजकल लोग खुद जो है ना अपने बदले लेता है, वो कहता है अदालतों में क्यों जाए, अदालतों से तो इंसाफ ही कोई नहीं, अदालतें तो लोंडियां बनी हुई है लोगों की, इदारों की। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो 3 दफात असद तूर के मामले में जो गलत दफात लगाई गई, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी निशानदेही की, इन गलत दफात पर एफआईए के खिलाफ भी कोई कार्रवाई का इम्कान है? फिर से मैं सवाल पूछूंगा, काजी साहब ने कहा था ना कि क्यों ना कार्रवाई करे, क्योंकि हम तो शिकायत हमने तो किया ही नहीं था। तो फिर काजी ने अपनी डायरेक्शन क्यों नहीं दी, कोई फैसला, जजमेंट जब आई उसमें कुछ दिया नहीं दिया। अच्छा, जब काजी साहब जो कि बड़ा, आज भी जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम चलाना होता है तो बड़े बड़े रिमार्क्स आते हैं कि मैं तो जमहूरी शख्सियत हूँ, मैं तो आर्टिकल 19A और 19 का और पार्लियामान के बालादस्ती का सारा कुछ है, तो फिर आपने अथर मिनल ला और उस जैसे जो लोग थे उनको क्यों साइडलाइन किया? आपकी अपनी जजमेंट्स में कोई प्रैक्टिकलिटी क्यों नहीं है? आप अपनी जजमेंट्स बताएं ना कि उसमें कुछ चीज ऐसी हो। जजमेंट्स आपका कुछ और है। 13 जनवरी का फैसला आप खुद देख ले, पूरी दुनिया ने आपको लन तन कर दिया कि आपका ये फैसला गलत था, सिर्फ इसी वजह से कि यू हैव बीन कंप्रोमाइज्ड एंड यू वांट एक्सटेंशन, जो कि अभी ये वैसे मेरे ख्याल में वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। ये तो अब हुकूमत जो है उनके पास 2/3 अक्सरियत है। मैंने वैसे गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है,
फारूक एच नाइक साहब, मैंने उनसे ये सवाल, हमारी पिछले दिनों उनसे एक मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये सवाल किया। मैंने कहा कि ये चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या मुद्दत रिटायरमेंट है, उसमें तौसी की खबरें चल रही हैं कि मुमकिन तौर पर काजी साहब की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है उसको फिक्स कर दिया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस 3 साल के लिए जो है वो चीफ जस्टिस रहेगा। क्योंकि माजी में तो ये होता था कि अगर किसी जज की उम्र जो है वो 65 साल पूरी होने में 1 महीना रहता है, तो चीफ जस्टिस 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता था, महीने बाद उसकी मुद्दत पूरी होती थी, रिटायर हो जाता था। अब उन्होंने ये कहा कि जो भी शख्स चीफ जस्टिस बनेगा, अब चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी, वो 3 साल तक हर सूरत रहेगा, भले उसकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि हम अगर इस तरह का कोई कानून बनता है या आईनी तरमीम होती है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल उसके ऊपर शदीद जो है वो मजामत करेगी और उसकी मुखालफत करेगी। बहरहाल अब दूसरी साइड पे आते हाँ। हैं। साइफर केस का फैसला सुनाने वाले जज साहब हैं अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब। उन्होंने इमरान खान के साइफर केस का जो बयान था 342 का, उसके ऊपर दस्तखत नहीं लिए, और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो बयान ही रिकॉर्ड ना किया। जल्दबाजी में फैसला सुनाया, गलत फैसला सुनाया, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो खुद कानून की पकड़ में आ चुके हैं, संगीन मिसकंडक्ट की इल्जामात उनके ऊपर हैं, और अब मामला जो इंतजामी कमेटी है उसको भिजवा दिया गया है। हमें बताएं जरा कि मुख्तसर जरा बताइएगा कि गलतियां उन्होंने कहां पर की हैं और माजरा असल क्या था, और वो चीजें अब हाई कोर्ट में चलती चलती आगे इसका अंजाम क्या होगा। असल में जज साहब वैसे उन्होंने तो खुद कहा कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ, लेकिन वो दलेरी का हमें तब पता चला जब उन्होंने रातों रात तक देर देर 11-11 12-12 बजे तक स्पीडी ट्रायल करके और इंसाफ के तेज तरीन फराहमी के लिए अदालती खुली रखी अडियाला जेल में, और फिर वो किस किस्म के कानूनी सुकून के बावजूद वो फैसले दे दिए गए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की 2 दफा ट्रायल बैक भी किया था। हुआ ये कि पीटीआई के NA 46 से उम्मीदवार थे ये आम आमिर मुगल। इंतखाबात के लिए आमिर मुगल। उनकी चूंकि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप की लीडरशिप जितनी भी थी या वर्कर्स थे, सबके ऊपर मुकदमात थे। तो आमिर मुगल के ऊपर मुकदमात थे, उनकी जमानत की दरख्वास्तें थी इंसदाद दहशतगर्दी, चूंकि ये साइफर के ऑफिशियल सीक्रेट का भी जज है और ATC का भी जज है, ATC 1 का। अब इन्होंने आमिर मुगल की दरख्वास्तें थी जुल्करनैन साहब के साथ, वहां पे लगी थी। हुआ ये कि जब हेयरिंग हुई तो आमिर मुगल अपने वकला वो सारे पेश हुए थे, और वहां पे बातचीत, रिमार्क्स, आर्गुमेंट जो भी हुआ उस पर डेट हो गई 13 तारीख। ठीक है, 13 तारीख की उस पर डेट हो गई। अब सीन ये हुआ कि जो 13 तारीख की डेट थी उस पे ये पहले वो वकीलों को कह दिया, प्रोसिक्यूशन टीम को भी, और आमिर मुगल की 13 तक 13 जमानत में तक तौसीक की जमानत में गई। तौसीह कर दी गई। फिर हुआ ये कि बड़े कंफर्म सोर्स ने बताया कि वहां पे जब हम कोर्ट रूम से निकल रहे थे तो बड़े इंसान नमा फरिश्ते जो है ना वो पहुंच गए कोर्ट रूम में। तो वो कह रहे थे कि हमने मोबाइल में तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी में वो पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने निकाल दिया कि निकलो निकलो निकलो। हम वहां से निकले तो बकौली सोर्सेस के कि हम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जा रहे थे, हमारे कुछ और भी काम थे, तो हमें पीछे से कॉल आई कि जज साहब जो है ना आपको बुला रहे हैं, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब समाअत के बाद आपको बुला रहे हैं। अच्छा। तो वो कहता है कि मुझे तो समझ आ गई थी कि यार सीन है, तो मैंने कहा मैं इतना पागल नहीं हूँ भाईजान, मैं आऊंगा तो मैं भी गुमशुदगी हूँ, मैं तेरे को ही आऊंगा। कहते उस दिन जो है ना जज साहब ने 2 दफा कॉल आई मुझे कोर्ट से, लेकिन मैं नहीं गया। सही। तो उसके बाद फिर एक और दफा कॉल आई कि आप आए, तो मैंने फिर कहा कि नहीं मुलाकात तो होगी, तेरा कोई होगी, उससे पहले कोई मुलाकात नहीं होगी। कहते पीछे ऑर्डर आया, अगले दिन पे पता चला दरख्वास्त ही हमारी खारिज हो गई। अच्छा, अदालत के अंदर जो ऑर्डर दिया वो जमानत तो उनमें तौसीह हुई थी, और जब रिटर्न आया तो 3 के 3 एप्लीकेशन खारिज। अच्छा, ठीक है। सही। अब सीन ये और एक एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा। अब ये भी देखे कि 3 जमानतें आपने खारिज कर दी, एक को रखा है ताकि ये पेश हो। हुआ ये कि उन जजमेंट्स को बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने वो केसेस सुने, जस्टिस म्यागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, और उस पर बड़ा लंबा प्रोसीजर जो है वो आर्गुमेंट्स हो गए, और तकरीबन 3 से 4 एक समातें हो गई।
और उसके दौरान आप ये सारा माजरा खुला। सारा जो पिटिशन था, सारा कुछ आर्गुमेंट्स, ये सब कुछ कोर्ट के सामने बयान किए गए। सही। और बल्कि ये भी कहा गया, एक दिन केस में हम बैठे थे तो तफ्तीशी से पूछा कि हाँ जी क्या करना है, आपको क्यों गिरफ्तारी चाहिए? उन्होंने कहा हमने डिवाइसेस बरामद करने को। कौन से डिवाइस? जज साहब ने पूछा, जज अरबाब ताहिर ने। उन्होंने कहा सर डिवाइस। ने कहा क्या आमिर मुगल कोई जला हुआ कंप्यूटर उठा के भाग रहा था और आप अभी वो जले हुए कंप्यूटर को बरामद कर रहे? आप तो बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है कि क्या बरामद करना है। खैर वो अदालत ने उनकी जमानत कंफर्म कराई। आमिर मुगल की जमानत कंफर्म हो गई, लेकिन जब डिटेल जजमेंट आई ना, तो उसमें सबसे पहले जो दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस है उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे, बट ये मामला जो है, जो इंतजामी कमेटी है वहां इस्लामाबाद पे हाई जाएगा, कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वो इंतजामिया कमेटी इस मामले को देखेगी और ये बड़े संगीन इल्जामात है और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है सही। जज साहब को। अब वो जो एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि ये मामला अब इंतजामी कमेटी को भेजा जाए और ये एलिगेशंस बड़े सीरियस नौइयत के हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इंतजामी कमेटी में ये सारी चीजें साबित हो जाती हैं जैसे कि बज़ाहिर नजर भी आ रहा है, तो जज साहब को ओहदे से बरतरफ भी किया जा सकता है? मुझे नहीं लग रहा। उसकी भी एक अच्छा। खास वजह है। सही। चूंकि जज साहब ने बड़े बड़ों को बहुत नवाजा है। अच्छा। खासकर ये माजी करीब के जितने भी ठीक ठीक बड़े बड़े ठीक ठीक ठीक। फैसले आए हैं, तो बजाय ये कि जज साहब को जो है वो ओहदे से हटाया जाए, मुझे तो लग रहा है कि जज साहब को कोई और बड़ा ओहदा ना दे। जिस तरह हुमायूं दिलावर को एडिशनल सेशन जज से हम्म। उठा के स्पेशल सेंट्रल पे रखा और उसने असतूर वाले केस में भी वही कहानी शुरू की थी, लेकिन फिर गुज़श्ता हाई रोज कोर्ट से। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे कि पीर को नहीं आज सुन ले, और आज एफआईए भी मान गए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक है, और उसने फिर रोबकार जारी कर दे तो आज असद भी रिहा हो जाएगा। तो जजेस का कुछ भी नहीं होगा, ये सारा टोपी ड्रामा है। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। बड़ी अजीबो-गरीब बात है कि पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी बड़ी एक अच्छी किस्म की जजमेंट्स तो जारी कर देते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट और फिर ट्रायल कोर्ट तक उन जजमेंट्स का हमें असर नज़र नहीं आता। उसकी वजह शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान भी आइन और कानून पर शायद उस तरह अमल नहीं करते जिस तरह वो दूसरों से तवक्को करते हैं। और यही चीज़ें हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वहाँ बार-बार कानून पर अमल दरामद में झोल नज़र आता है और फिर नीचे ट्रायल कोर्ट्स में भी नज़र आता है। अब देखना ये है कि साइफर केस का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ इंतज़ामी जो कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो क्या फैसला देती है। बहरहाल बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बड़ा सख्त नोट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से लिखा गया है। देखना ये है कि उनके पीर बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, वो उनको बचा लेते हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हवाले से जो है कोई सख्त जो इंतज़ामी हुक्म है वो जारी करती है। जो भी इस हवाले से तफ़सीलात होंगी इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।